Now come towards hydrophilic colloidal matrix system. Last we discussed lipophilic matrix system, and now we discuss hydrophilic colloidal matrix system. These hydrophilic colloidal matrix system are also called soluble polymers या soluble matrix system. इनमें एक्चुअली एक ड्रग मिक्सचर होता है, कंप्रेस ड्रग मिक्सचर, उसके साथ साथ वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स होते हैं. ये दो कंपोनेंट बेसिक होते हैं. एक तो ड्रग मिक्सचर होता है यानी कि आपकी एक्टिव ड्रग, उसके साथ दूसरे एक्सिपिएंट, एंड वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर होता है. ये सिस्टम आपकी जीआई ट्रैक में जाके स्वेल हो जाता है, इसलिए इसको स्वेलेबल सिस्टम भी कहते हैं. और जैसे जैसे ये स्वेल होते चले जाते हैं वैसे वैसे इनमें जेल फॉर्मेशन होती रहती है. यानी कि ये एकदम से पहले स्वेल होंगे, फिर इनमें जेल फॉर्मेशन होगी, और फिर वो जेल जो है वो इरोड होता चला जाएगा और ड्रग की डिसोल्यूशन होती चली जाएगी. इरोजन देखिए, सबसे पहले होगा स्वेलिंग, देन फॉलोड बाय जेल फॉर्मेशन, इरोजन, एंड देन डिसोल्यूशन ऑफ एक्वस मीडिया. तो जो एक्वस मीडिया है उसकी डिसोल्यूशन हो जाएगी और ड्रग जो है वो केम आउट होगी उस सिस्टम से. ये जो बिहेवियर है ये एक ट्रू जेल सिस्टम का बिहेवियर है. ये बिहेवियर जैसे कि हम अगर ट्रू जेल सिस्टम में लेंगे, वो ट्रू जेल सिस्टम स्वेल होगा हाइड्रेशन के टूवर्ड्स, यानी कि जैसे उसको हाइड्रेट किया जाएगा वैसे वो स्वेल हो जाएगा, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा. उसमें क्या होगी, इरोजन होगी. और अगर वो इरोड नहीं हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो वो ट्रू जेल सिस्टम नहीं होगा. अच्छा, इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या है? हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल मैट्रिक्स सिस्टम का जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है उसमें 3-4 चीजें बेसिक लाजमी होनी चाहिए. एक होगा मिक्सचर ऑफ ड्रग, एक्टिव कंपोनेंट प्लस एक्सिपिएंट. उसके साथ साथ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड होगा, हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल मैट्रिक्स होगा, कोई भी रिलीज मॉडिफायर होगा, और उसके साथ साथ लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट मौजूद होंगे. ये बेसिक कंपोनेंट्स होंगे किसी भी हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सिस्टम के. जैसे ही वाटर का उससे कांटेक्ट होगा, हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल मैट्रिक्स जो हैं वो स्वेल हो जाएंगे, और जैसे ही वो स्वेल हो जाएंगे उसके साथ साथ उनमें फॉर्मेशन होगी हाइड्रेटेड मैट्रिक्स लेयर की. अब क्या होगा, ये जो लेयर बनेगी हाइड्रेटेड मैट्रिक्स लेयर, ये लेयर फिर कंट्रोल करेगी फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ या फर्दर डिफ्यूजन ऑफ वाटर मैट्रिक्स के अंदर. यानी कि दिस hydrated matrix layer will control the further diffusion of water into the matrix. तो ये फिर फर्दर वाटर की डिफ्यूजन कितने लिहाज से हो रही है, कितने रेट से हो रही है, वो सब कंट्रोल करेगी ये हाइड्रेटेड मैट्रिक्स लेयर. तो मैट्रिक्स लेयर कब बनेगी, जब स्वेल हो जाएगा वाटर से इंटरेक्शन के बाद, और फिर उस मैट्रिक्स लेयर के थ्रू डिफ्यूजन होगी वाटर की मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर, और फिर डिसोल्यूशन होगी उस एक्टिव कंपोनेंट की, और फिर डिफ्यूज आउट होगा उस सिस्टम से वो एक्टिव ड्रग. ठीक है. डिफ्यूजन ऑफ ड्रग थ्रू द हाइड्रेटेड मैट्रिक्स लेयर विल कंट्रोल द रेट ऑफ रिलीज. अब कितना थिक हाइड्रेटेड मैट्रिक्स लेयर बन रही है ये डिफाइन करेगा कि कितनी देर में और किस रेट से ड्रग की रिलीज हो रही है, क्योंकि डिफ्यूज आउट भी ड्रग उन्हीं मैट्रिक्स लेयर के थ्रू होगी जो बनी होगी. हाइड्रेटेड मैट्रिक्स लेयर जैसे बन गई, उसके बाद फिर वहीं उसी लेयर से वाटर की एंट्री होगी, डिफ्यूजन होगी वाटर की उस सिस्टम के अंदर, और फिर डिफ्यूजन होगी ड्रग की थ्रू आउट, यानी कि वो मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर डिफ्यूजन होगी उस ड्रग की, और फिर वो डिसॉल्व ड्रग जो है वो बाहर आएगी. तो कितनी रेट से बाहर आ रही है, कितनी तादाद में, कितनी अमाउंट में, कितने वॉल्यूम में बाहर आ रही है उस सिस्टम से, ये कंट्रोल करेगी उस हाइड्रेटेड मैट्रिक्स लेयर की थिकनेस. जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही कंट्रोल स्लो होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा रेट जो है वो स्लो होगा रिलीज का, और जितना थिन मैट्रिक्स लेयर होगी उतनी पॉसिबिलिटी है कि रेट ऑफ रिलीज हाई होगा, ज़्यादा अमाउंट में ड्रग सिस्टम से बाहर आएगी. द आउटर हाइड्रेटेड मैट्रिक्स लेयर विल इरोड. जो ऊपर की लेयर है आउटर हाइड्रेटेड मैट्रिक्स लेयर, वो इरोड होने लगेगी, और इरोजन कैसे कैसे होने लगेगी, जितनी तेजी से वो डाइल्यूट होने लगेगी. तो द रेट ऑफ इरोजन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कोलॉइड. जिस नेचर का कोलॉइड होगा, जिस नेचर का आपने पॉलीमर यूज किया होगा, उसी हिसाब से
उस मैट्रिक्स लेयर की इरोजन होती चली जाएगी। होगा क्या, वो जो मैट्रिक्स लेयर बनेगी हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम की, वो मैट्रिक्स लेयर इरोड होगी, डिसॉल्व नहीं होगी। और इरोड कब होगी, जितना टाइम बढ़ता चला जाएगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो लेयर जो है वो इरोड होने लगेगी। क्यों, क्योंकि वो वाटर से बहुत डाइल्यूट हो जाएगी। उस सिस्टम को 8 घंटे हो जाएंगे आपके जीआई ट्रैक में, तो उसका वाटर से एक्सपोजर बढ़ता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो अपनी इलास्टिसिटी खो देगा। वो अपनी हाइड्रोफिलिक नेचर ने जो उसकी मैट्रिक्स लेयर बनाई थी वाटर से इंटरेक्शन के बाद, वो मैट्रिक्स लेयर भी अपनी थिकनेस खोती चली जाएगी और वो लूज होती चली जाएगी, उसकी उसमें लूज बॉन्डिंग होती चली जाएगी और वो डाइल्यूट मदीद होती चली जाएगी। वो फिर फर्दर बैरियर फॉर्म नहीं कर सकेगी और फिर एक वक्त आएगा कि वो डाइल्यूट होते होते इरोड हो जाएगी। तो जो इरोजन है वो डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ कोलॉइडल मैट्रिक्स से। जितना रेजिस्टेंट, जितना वाटर रेजिस्टेंट होंगे सारे वो हाइड्रोफिलिक ही स्वेलेबल पॉलीमर्स, लेकिन जितनी देर तक वो अपनी इलास्टिसिटी बरकरार रख सकेंगे, जितनी देर तक वो अब इरोजन रोक सकेंगे या मैट्रिक्स लेयर की थिकनेस को मेंटेन कर सकेंगे, वो मेंटेन करेंगे एंड एट लास्ट कुछ घंटों बाद वो इरोड होते चले जाएंगे। तो हाइड्रोफिलिक्स कोलॉइडल जेल जो है वो एक पॉलीमेरिक नेटवर्क होते हैं फिब्रिल्स का, और ये पॉलीमेर फिब्रिल्स जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं, समवॉट क्लोज इंटरलिंक्ड होते हैं या लूज इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये पॉलीमर फिब्रिल्स होते हैं जो एक साथ इंटरलिंक्ड होंगे हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल जेल सिस्टम के। अच्छा, अब जो कंटिन्यूस फेज है यानी कि वाटर है वो इन फिब्रिल्स की इंटरसेक्ट से पास होगा और ड्रग को डिफ्यूज करेगा और यहीं से फिर ड्रग की एंट्री होगी। तो जो इसके इंटरसेक्स कनेक्शन है वो कितनी ज़्यादा कैपलरीज रख रहे हैं और वो कितने ज़्यादा करीब करीब हैं, ये डिपेंड करेगा कि कितनी देर में वाटर की एंट्री हो रही है और डिजॉल्व ड्रग वहाँ से बाहर आ रही है। ये फिब्रिल्स, ये पॉलीमर नेटवर्क फिब्रिल्स अगर टाइटली पैक्ड है तो कम अमाउंट में वाटर की एंट्री होगी और उतनी ही कम अमाउंट में जाहिर है उन्हीं पोर्स के थ्रू, उन्हीं कैपलरीज के चैनल्स के थ्रू डिफ्यूज ड्रग होगी बाहर सिस्टम से। लेकिन अगर ये कैपलरीज लूजली बाउंडेड होंगी, ये जो फिब्रिल्स हैं पॉलीमर फिब्रिल्स, इनके दरमियान इतना फासला नहीं होगा, लूजली बाउंडेड होंगी तो इनसे वाटर की एंट्री ज़्यादा तेज़ी से होगी और उतनी ही तेज़ी से सिस्टम जो है वो डिसॉल्व ड्रग बाहर की जाने रिलीज करेगा। तो बेसिक क्या है, विस्कोसिटी उस मैट्रिक्स लेयर की क्या है, इंटरेक्शन क्या है आपस में, इंटरस्टिशियल जो फिब्रिल्स हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, और यही डिपेंड करेगा कि कितनी देर में डिफ्यूज हो रही है ड्रग सिस्टम से बाहर। और जो हाइड्रेटेड जेल लेयर होगी वो मेंटेन करेगी रेजिस्टेंस, और जितनी तेजी से वो इरोड होगी उतनी तेजी से ही ड्रग की रिलीज वहां से होती चली जाएगी। अच्छा, दो टाइप्स के हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम होते हैं इनमें, एक होता है ट्रू जेल सिस्टम, एक होता है विस्कोलाइज सिस्टम। ट्रू जेल सिस्टम जैसे कि वाटर से इंटरेक्शन के बाद बनाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर स्ट्रक्चर, और ये कंटिन्यूस फेज जो है इनमें ट्रैप्ड हो जाएगा, यानी कि वाटर इनमें ट्रैप्ड हो जाएगा और ये जो है क्रॉस लिंक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो क्रॉस लिंक्ड होंगे वो जस्ट रैंडम हाइड्रोजन बॉन्ड से कहीं ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो फिक्स्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक खास फासले से वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। अच्छा, दूसरे एडजेसेंट पॉलीमर से या दूसरी चेन्स के वो मिल रहे होंगे, इंटरसेक्ट हो रहा होगा, और ये इंटरसेक्ट, ये क्रॉस लिंक जो है वो एक डिफाइंड डिस्टेंस से होंगे। इनकी एग्जाम्पल है एलोजेनिक एसिड, उसके अलावा जेलेटिन इसकी एग्जाम्पल है। ये जो है इनकी जो मोबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्यों, क्योंकि जो पॉलीमेरिक चेन में जो बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसकी मोबिलिटी। ठीक है, तो ये इतने ज्यादा मोबाइल नहीं होते। इनके जो ये क्रॉस लिंक आपको नजर आ रहे हैं
इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती। ये केमिकल बॉन्ड है एज वेल एज ये जो ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन हो रही है जेलेटिन में या एलिजिनिक एसिड में, तो ये इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रही है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अच्छा, जो पॉलीमर चेन है क्रॉस लिंक्ड के दरमियान, वो मूव तो होगी लेकिन अपने ही डिफाइंड सर्कल में, और जहां ये बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है यानी कि जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां जाके इसकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। तो जो क्रॉस लिंक्ड है ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ओवरऑल मूवमेंट इन चेन की। तो ये चेन ओवरऑल ओवरलैप नहीं होंगी, मूव नहीं करेंगी, उनकी जो क्रॉस लिंक्ड है इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि ये ओवरऑल फ्रीली मूव ना कर सकें ये चेन्स, जो आप ये पॉलीमेरिक चेन्स देख रहे हैं। उसके अलावा एक और सिस्टम होता है इसमें विस्कस सिस्टम या विस्कोलाइज्ड मैट्रिक्स सिस्टम जिसको कहते हैं, या विस्कोलाइज्ड जेल भी इनको कहते हैं। इनमें क्या होगा, इनमें ये ट्रू जेल सिस्टम नहीं डेवलप होगा, इनकी जो मूवमेंट होगी ये फ्री मूवमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे ये ट्रू जेल सिस्टम की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे विस्कोलाइज्ड जेल सिस्टम में ये सिचुएशन नहीं होगी। इनमें क्या होगा, ये एक विस्कस सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे और वाटर की प्रेजेंस में ये सिस्टम जो है फॉर्म करेगा मैट्रिक्स जिसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज विस्कोसिटी होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो जो पॉलीमेरिक चेन है वो एडजस्टेंट तो होंगी लेकिन बहुत इनलार्जमेंट होगी उन चेन की, और प्रॉपर उनमें क्रॉस लिंकेजेस नहीं होंगे। ये जो क्रॉस लिंकिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये क्रॉस लिंकिंग विस्कोलाइज्ड सिस्टम में नहीं होती। इनका डायनामिक स्ट्रक्चर होता है, फ्री मूवेबल स्ट्रक्चर होता है, और जो चेन्स हैं वो ओवरलैप भी हो जाती है, मूव होती है फ्रीली। उसके अलावा इनमें ओवरलैपिंग भी हो जाती है, विस्कोसिटी भी इनकी ज्यादा होती है, और ड्रग जो है डिफ्यूज होती है इन्हीं के चैनल्स या कैपिलरीज के थ्रू। अच्छा, उसके अलावा जो इनकी एग्जांपल्स हैं विस्कोलाइट सिस्टम की, उसमें आ जाएंगे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज HPMC एंड सोडियम एलिजिनेट वाटर के साथ इस टाइप का सिस्टम बनाती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सिस्टम है जेल सिस्टम, हाइड्रोफिलिक जेल सिस्टम, उनमें उसका बेसिक एडवांटेज क्या है। अमूमन ये हाइड्रोफिलिक सिस्टम जो हम बनाते हैं और उनका लिपोफिलिक से अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये किस सेंस में हमें ज्यादा एडवांटेजेस नजर आते हैं। सबसे पहले तो ये कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग सिंपल होती है, और ये बहुत ज्यादा एक्सिपिएंट्स बेयर नहीं करते। उसके अलावा जो एक्सीपिएंट इसमें यूज किए जाते हैं वो जनरली चीप होते हैं, मींस कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, और यूजुअली सेफ होते हैं, जिनको आप ग्रास भी कहते हैं। GRAS मींस जनरली रिगार्डेड एज सेफ। फार्मास्यूटिकली टर्म यूज होती है ऐसे एक्सीपिएंट के लिए जो जनरली लॉन्ग टर्म यूज के लिए सेफ होते हैं, और ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए ट्रायल्स में सेफ रिगार्डेड होते हैं। तो जनरली रिगार्डेड एज सेफ, ज्यादातर एक्सीपिएंट सेफ हैं। उसके साथ साथ जो है वो सस्टेन हाई ड्रग लोडिंग इसमें आसानी से हो सकती है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम में। उसके अलावा ये एरोडेबल होते हैं, तो एरोडेबल होने के साथ साथ इसमें गोस्ट मैट्रिसेस नहीं बनते। मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी आसान होती है, कॉमनली अवेलेबल इक्विपमेंट से ये आसानी से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट कंप्रेशन से, वेट ग्रेनुलेशन से, रूरल कॉम्पैक्शन से इनको आसानी से बनाया जा सकता है। उसके अलावा इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो वेल एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है, इजीली अडेप्टेबल टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ इन हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम को आप फार्मास्यूटिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं, और ये इनमें डिफरेंट टाइप्स की रिलीज प्रोफाइल्स बनाई जा सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर बन सकता है हाइड्रोफिलिक सिस्टम का, उसके अलावा जीरो ऑर्डर सिस्टम भी बन सकता है, और बायो मॉडल सिस्टम वगैरह भी बन सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ इसके। एक डिसएडवांटेज बेसिक ये है कि जो ड्रग होगी ये डिपेंड होगी दो डिफ्यूजन प्रोसेस से। एक तो है वाटर की एंट्री यानी कि पेनिट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू द हाइड्रेटेड मैट्रिक्स, और फिर जो है वो डिफ्यूजन उस डिसॉल्व ड्रग की आउट ऑफ द सिस्टम। तो ये दो डिपेंड कर रहा है दो डिफ्यूजन प्रोसेस से। एक डिफ्यूजन प्रोसेस भी अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम फेल हो जाएगा। उसके अलावा जो आपकी आउटर लेयर है यानी कि हाइड्रोटिक मैट्रिक्स है, वो अगर
ज़्यादा अमाउंट में इरोड हो जाता है, वक्त से पहले, डाइल्यूशन से पहले इरोड हो जाता है, तो फिर जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी उस सिस्टम की रिलीज प्रोफाइल। उसके साथ साथ इसमें बैच टू बैच कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैट्रिक्स फॉर्मिंग मटेरियल अगर कंसिस्टेंट नहीं है, बैच टू बैच वेरी कर रहा है, उसका रिलीज प्रोफाइल बैच टू बैच वेरी कर रहा है, तो फिर सारे कंपोनेंट्स, सारे पैरामीटर्स फेल हो जाएंगे, ये प्रोसेस, ये सिस्टम फेल हो जाएगा। उसके अलावा स्केल अप थोड़ा मुश्किल होता है इनको करना, एक के बाद दूसरा बैच स्केल अप करना थोड़ी प्रॉब्लम होती है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक सिस्टम में। उसके अलावा रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर्स का डिफरेंट यूज, ऑप्टिमल यूज, ये भी, और इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज उस हाइड्रेटेड पॉलीमर्स की, वो जज करना बहुत ज़रूरी है। तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा फीसिबल है, ज़्यादा इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर्ड विथ लिपोफिलिक मैट्रिक सिस्टम। तो मगर ये इसकी की क्या है, इसकी की है दो डिफ्यूजन प्रोसेस, एक तो वाटर इन एंड देन ड्रग आउट। ये दो डिफ्यूजन प्रोसेस अगर क्रिटिकली कंट्रोल्ड है आपके हाइड्रेटेड जेल लेयर के थ्रू, तो फिर आप आसानी से हाइड्रोफिलिक मैट्रिक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। मेन कंपोनेंट्स हाइड्रोफिलिक मैट्रिक सिस्टम के होते हैं, एक तो आपकी एक्टिव ड्रग होती है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका हाइड्रोफिलिक कोलोइडल मैट्रिक्स, आपका हाइड्रोफिलिक कोलोइडल पॉलीमर। उसके अलावा आप मैट्रिक्स मॉडिफायर भी यूज़ करते हैं, जो कि यानी कि जो रेट रिलीज प्रोफाइल इसकी इंक्रीज कर देते हैं। उसके साथ साथ सॉलिबलाइजर और पीएच मॉडिफायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेशन एड जो आसानी से कंप्रेस कर सके उस हाइड्रोफिलिक मैट्रिक सिस्टम को। उसके अलावा लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। जो मैट्रिक्स फॉर्मिंग एजेंट हैं, यानी कि जो हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स बना रहे हैं, उनमें जो है एक खास क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वाटर से कॉन्टेक्शन के बाद वो हाइड्रेटेड जेल लेयर लाजमी बनाए उस सिस्टम के अंदर, सफिशिएंटली इंटैक्ट हो जाए वो हाइड्रेटेड मैट्रिक लेयर्स उस सिस्टम के। और ड्यूरिंग पैसेज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जितना भी टाइम वो ड्रग एक्सपोज हो रही है, वो मैट्रिक्स फॉर्मिंग एजेंट कंसिस्टेंटली मेंटेन करे उस हाइड्रेटेड जेल लेयर का कांटेक्ट आपके सिस्टम के साथ। तो वो हाइड्रोफिलिक मैट्रिक सिस्टम बनाने वाले जो कोलोइडल मैट्रिसेस हैं, वो सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज है, हाई विस्कोसिटी ग्रेड होता है इसका। उसके अलावा एलिजिनेट्स हैं, जेंथेन गम है, उसके अलावा जो कार्बोपोल हैं, ये भी यूज़ किए जाते हैं टू मेक हाइड्रोफिलिक मैट्रिक सिस्टम। यूजुअली इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, इनकी जो क्वांटिटी होती है, वो 20 से लेके 80% तक टोटल मास जा सकती है आपके टोटल अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स का। जो हाइड्रेशन होगी, स्वेलिंग होगी, ये बोथ की फैक्टर्स हैं आपकी आपके सिस्टम को फंक्शनिंग करने के लिए, आपके सिस्टम को फंक्शनल बनाने के लिए। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं जेल मॉडिफायर्स, जो कि हाइड्रोफिलिक मैट्रिक सिस्टम में जो जेल फॉर्मेशन होगी उसको स्पीड अप करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी सिस्टम की मॉडिफाई करेंगे इन अ पॉजिटिव सेंस। तो ये जो मटेरियल है इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं आपके मैट्रिक्स के साथ, और ये उसका डिफ्यूजनल कैरेक्टर को मॉडिफाई करते हैं, जेल लेयर बनाते हैं, और जो है वो ड्रग डिफ्यूज होती है उसी जेल लेयर के थ्रू, रिलीज ऑफ ड्रग डिफाइन होती है। और जैसे कि आप जेल मॉडिफायर्स में पॉल्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स यूज़ कर सकते हैं, शुगर्स डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं। वो मॉडिफायर जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, उसकी नेचर कंपैटिबल है आपके हाइड्रोकोलोइडल सिस्टम के साथ, और वो कितनी देर तक रेट मॉडिफाई कर रहा है और एक्सटेंड कर रहा है उस हाइड्रोजन मीन्स जो उसकी जो हाइड्रेटेड लेयर है उसको कितनी देर तक एक्सटेंड और अनब्रेकेबल बना रहा है। जेल मॉडिफायर के जेल लेयर की मॉडिफिकेशन या कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के अलावा और बहुत से मज़ीद इसके फंक्शंस हैं, जैसे कि ये जो जेल मॉडिफायर्स होते हैं, ये रैपिड हाइड्रेशन को अलाउ करते हैं, इनकी इनकी मौजूदगी में हाइड्रेशन बहुत रैपिडली हो जाती है, तेज़ी से हाइड्रेशन होगी सिस्टम में, और फिर वो जेल मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये अलाउ करते हैं कंप्लीट यूनिफॉर्म हाइड्रेशन उस जेल मैट्रिक सिस्टम के अंदर। ये नहीं होगा कि सिस्टम के किसी पोर्शन में ज़्यादा हाइड्रेशन है, किसी में कम है, इनमें कंप्लीट हाइड्रेशन इनकी मौजूदगी में हो जाती है और तेज़ी से होती है।
उसके अलावा ये मैट्रिक्स सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके उसका मॉलिक्यूलर लेवल को मेंटेन करते हैं और क्रॉस लिंकिंग बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये जो इंटरसेक्ट्स हैं जेल के, उनको भी मॉडिफाई करते हैं, उनका एनवायरनमेंट मॉडिफाई करते हैं, और ये स्पीड अप करते हैं या स्लो डाउन करते हैं डिफ्यूजन। उसके अलावा ये जो आपके जेल मॉडिफायर्स हैं, ये आयोनाइजेशन भी करवाते हैं आयोनाइजेबल पॉलीमर्स की, प्रमोट करते हैं आयोनाइजेशन, और कुछ जगहों पे ये सप्रेस भी कर सकते हैं आयोनाइजेशन। नेक्स्ट हम जो यूज करते हैं वो है सॉलिबलाइजर्स और पीएच मॉडिफायर्स। सॉलिबलाइजर्स या पीएच मॉडिफायर्स यूज किए जाते हैं सॉलिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए। अगर कोई ड्रग अच्छी सॉलिबल नहीं है तो उसको यूज करेंगे, और उसके अलावा पीएच मॉडिफायर जो है वो आपकी प्रोडक्ट की पीएच को मेंटेन करेंगे आपके जीआई ट्रैक के जो फ्लूइड है या जीआई ट्रैक का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो अच्छी डिजोल्व नहीं होती, सफिशिएंटली डिजोल्व नहीं होती, फ्रीली डिजोल्व नहीं होती, तो उनके लिए फिर जीआई ट्रैक में उनको अगर आपको एडमिनिस्टर करवाना है तो हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम के साथ आपको सॉलिबलाइजर्स भी कंपैटिबल करने होंगे, जिसमें आ जाएगा पीजीज यानी कि पॉलीथायरीन ग्लाइकोल्स यूज़ कर सकते हैं आप, सर्फेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, पॉलीओल्स यूज़ करते हैं। ये जो है आपकी टैबलेट की जो आप एज एन हाइड्रोफिलिक सिस्टम दे रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी सॉलिबिलिटी को बढ़ा देती है। अच्छा, उसके अलावा जो आपके ऐसी ड्रग्स हैं कि जिनमें एक अच्छा बफर होना ज़रूरी है, उनकी जो पीएच है वो तेज़ी से फ्लक्चुएट करती है, तो एज एन पीएच मॉडिफायर्स आप कुछ कंपोनेंट यूज़ करते हैं जो कुछ अरसे के लिए उसकी पीएच को तेज़ी से फ्लक्चुएट होने से रोक सकते हैं। लेकिन जो ड्रग रिलीज हो रही है उसका रिलीज पैटर्न में भी डिस्टर्ब हो जाता है कुछ सॉलिबलाइजर से और पीएच मॉडिफायर से। तो ये बात लाजमी आपको कंसीडर करनी है कि जब आप यूज़ करें पीएच मॉडिफायर्स या सॉलिबलाइजर्स इन हाइड्रोफिलिक्स मैट्रिक सिस्टम, तो उसमें फिर आप ये ज़रूर जज करें कि वो इसकी रिलीज प्रोफाइल तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। कभी क्या होता है इनकी मौजूदगी में रिलीज जो पैटर्न है, जैसे कि कोई ज़ीरो ऑर्डर शो कर रहा है, कोई फर्स्ट ऑर्डर शो कर रहा है, तो उसमें चेंजेस या मॉडिफिकेशन आ जाती है। उसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट्स फॉर हाइड्रोफिलिक डिलीवरी सिस्टम। क्यों ज़रूरी होते हैं वो? इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जो टैबलेट मशीन है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, जो लुब्रिकेंट है वो जो है वो डाई वॉल फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें, इंटरपार्टिकुलेट फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन या कंप्रेशन। उसके अलावा स्टिकनेस को प्रिवेंट करें, पंचेस की फ्लो को इम्प्रूव करें आपकी फॉर्मुलेशन का। तो ओवरऑल लुब्रिकेंट्स हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी हमारे पास लॉन्ग चॉइस, एक लॉन्ग लिस्ट है, बहुत सारी नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, जैसे कि हम मैग्नीशियम स्टीरेट यूज़ करते हैं, कैल्शियम स्टीरेट यूज़ करते हैं, स्टेरिक एसिड, उसके अलावा सोडियम स्टेराइल फ्यूमिडेट यूज़ करते हैं, कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, कुछ जगहों पे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ऑयल्स को वैसे मैंने बताया पहले भी कि हम प्रेफर नहीं करते, हम पाउडर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं होते, जल्दी हो जाते हैं, इसी वजह से हम पाउडर्ड जो लुब्रिकेंट्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, जो ड्रग रिलीज हो रही है उस हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम के, उसको कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगी। सबसे पहले तो मैट्रिक्स एक्वस मीडिया से इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सरफेस ड्रग जो है, अगर ड्रग आपकी सॉल्युबल है तो जो सरफेस ड्रग है वो डिसॉल्व हो जाएगी और एक बर्स्ट इफेक्ट देगी। ठीक है, एक कंपोनेंट होगा सरफेस ड्रग का, सरफेस ड्रग तो फौरन से अवेलेबल हो जाएगी ताकि फौरन ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोड्यूस हो सके, और जो डिसॉल्व हो जाएगी फौरन से अगर ड्रग अच्छी सॉल्युबल है, तो सरफेस ड्रग डिसॉल्व होगी और बर्स्ट इफेक्ट देगी। उसके बाद क्या होगा, जो हाइड्रोफिलिक पॉलीमर है उसकी हाइड्रेशन होगी। हमेशा सरफेस ड्रग मौजूद नहीं होती, कुछ सिस्टम में डायरेक्ट हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम से वाटर का इंटरेक्शन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उस पॉलीमर के ऊपर एक सरफेस ड्रग होती है जो कि ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी होती है, वो आपका बर्स्ट इफेक्ट देगी, फौरन से ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेगी, एंड देन जैसे ही वो ड्रग सरफेस से हट जाएगी सरफेस ड्रग, फिर हाइड्रोफिलिक सिस्टम की बारी आएगी, वो हाइड्रोफिलिक जो पॉलीमर हाइड्रेट होगा और फिर आउटर जेल लेयर फॉर्म कर देगा। अब ये जेल लेयर
एज एन बैरियर काउंट होगी, और फर्दर जो रिलीज है वो इसके थ्रू होगी सिस्टम की, यहीं से वाटर एंटर होगा और फिर यहीं से जो है वो ट्रांसफर हो गया ड्रग का आउट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो टोटल ये सिलसिला होता है आपके हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम का। अब ये हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम जो ड्रग सॉल्युबल है, अगर ड्रग आपकी सॉल्युबल है तो वो आसानी से रिलीज हो जाएगी उस डिफ्यूजन जेल के थ्रू, उस डिफ्यूज होगी उस जेल लेयर के थ्रू। और अगर इनसॉल्युबल ड्रग है तो वो यूजुअली इरोजन के बाद रिलीज होगी, जब आपका सिस्टम इरोड होने लगेगा। तो जो स्वेलेबल सिस्टम होता है वो तो दोनों टाइप्स का होगा, यानी कि जो पॉलीमर है स्वेलेबल पॉलीमर्स, या तो वो होगा नॉन इरोडेबल, वो सिर्फ स्वेल होगा और फिर डिफ्यूजन होगी उस सिस्टम की, या तो वो इरोडेबल होगा। अगर आपका सिस्टम इरोडेबल नहीं है, वो जस्ट स्वेल हो रहा है और फिर मैट्रिक्स लेयर बना रहा है और उससे एक्सचेंज हो रही है, वाटर की एंट्री हो रही है और सिस्टम से ड्रग बाहर जा रही है, तो ये सॉल्युबल ड्रग्स के लिए अच्छा सिस्टम है। लेकिन जो इनसॉल्युबल ड्रग हैं, वाटर इनसॉल्युबल ड्रग हैं, उनके लिए ये सिस्टम अच्छा नहीं है। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि वो वाटर की तो एंट्री हो जाएगी, लेकिन जो ड्रग सॉल्युबलाइज ही जब नहीं होगी तो फिर उस सिस्टम से बाहर कैसे आएगी। तो इनसॉल्युबल ड्रग के लिए इरोजन या इरोडेबल जो पॉलीमर्स होंगे, हाइड्रोफिलिक तो होंगे लेकिन वो इरोडेबल भी होंगे साथ में, तो ऐसे सिस्टम इनसॉल्युबल ड्रग्स के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे जैसे फिर उसमें इरोजन होगी, न्यू सरफेस, यानी कि वो जो इरोजन के बाद न्यू सरफेस हाइड्रेट हो जाएगी, और जो इरोजन के बाद जितनी भी ड्रग निकलनी थी सिस्टम से, रिलीज होनी थी, वो रिलीज हो जाएगी। उसके बाद फौरन से ही जो है वो न्यू जेल लेयर बच जाएगी, फिर वो जेल लेयर इरोड होगी, सिस्टम में से ड्रग की रिलीज होगी, फिर न्यू जेल लेयर बन जाएगी। तो ऐसा होगा अगर आपके हाइड्रोफिलिक सिस्टम जो है वो इरोडेबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन होती है। तो एक्चुअल रिलीज मैकेनिज्म क्या है, कंट्रीब्यूशन है दो फैक्टर्स की, स्वेलिंग एंड डिसोल्यूशन या इरोजन। ड्रग रिलीज स्वेलेबल सॉल्युबल मैट्रिसेस से होती है और कभी आपकी इरोडेबल पॉलीमर्स के थ्रू होती है। ठीक है, जैसे कि सोडियम डिक्लोफेनिक की अगर पीवीए के थ्रू हो रही है या एचपीएमसी मैट्रिसेस के थ्रू हो रही है, इस पे एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके बाद ये बात सामने आई थी कि जैसे जैसे एचपीएमसी या पीवीए से पीवीए मैट्रिक्स की जैसे जैसे रिलीज इनके थ्रू हो रही है, अगर ये रिलीज सिंक्रोनाइज्ड है, सिंक्रोनाइज्ड मीन जितनी तेजी से मैट्रिक्स हाइड्रेट हो रहा है उतनी तेजी से जेल लेयर बन रही है और उतनी तेजी से ड्रग की रिलीज हो रही है इन कांस्टेंट मैनर या जीरो ऑर्डर रिलीज, तो ये हमेशा नहीं होगा, ये पैटर्न नॉन लीनियर भी हो जाएगा। और अगर ये सिंक्रोनाइजली हो रहा है तो फिर जो है जैसे जैसे उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वो या तो इरोड हो रहा है सिस्टम, या तो उस सिस्टम के थ्रू ड्रग की रिलीज हो रही है। लेकिन ये सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर काइनेटिक शो करता है, लेकिन कभी कभी क्योंकि ये स्वेलिंग सिस्टम का वाटर से इंटरेक्शन, स्वेलिंग, फॉर्मेशन ऑफ जेल लेयर और रिलीज रेट जिस तेजी से हो रहा है, तो ये सारे पैटर्न एक साथ एक ही रेट से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी कोशिश तो ये होती है कि जीरो ऑर्डर रिलीज प्रोफाइल हो, लेकिन वो एग्जैक्ट जीरो ऑर्डर नहीं हो पाती। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस करे थे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, फॉर्मुलेशन फैक्टर्स हैं, तो इन चीज़ों में थोड़ा जो है वो चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मेम्ब्रेन कंट्रोल सिस्टम। ये यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम कंप्लीट हो गया। हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम इससे पहले मैंने आपको बताया था लिपोफिलिक मैट्रिक्स सिस्टम, तो ये जो मोनोलिथिक सिस्टम था या मैट्रिक्स सिस्टम था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास मेम्ब्रेन कंट्रोल सिस्टम या रिजर्वायर सिस्टम। मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम या रिजर्वायर सिस्टम में जो रेट कंट्रोलिंग पार्ट है उस सिस्टम का, जिसके तहत रिलीज रेट मेंटेन हो रहा है, वो है आपकी मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग डिफ्यूज होगी। अच्छा, जो मेम्ब्रेन है ये अलाउ करेगी ड्रग की डिफ्यूजन आउट ऑफ द सिस्टम, ओनली डिजोल्व ड्रग की डिफ्यूजन आउट ऑफ द सिस्टम। और ये मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन हैज टू बी परमियल। इस मेम्ब्रेन का परमियल होना ज़रूरी है। परमिएबल मीन्स इसके थ्रू हाइड्रेशन होगी, ये परमिट करेगी वाटर की एंट्री, और किसी हद तक ये इम्परमिएबल होनी चाहिए, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। ये परमिएबल होगी वाटर के लिए
और ये कम्प्लीटली इनपरमेबल होगी एनी डिजॉल्व सब्सटेंस के लिए, पाउडर कंटेंट के लिए। ये सिर्फ इसका ऑरिफिस, इसकी जो ओपनिंग होगी इस मेम्ब्रेन की सिर्फ इतनी होगी, इतनी डिफाइन ओपनिंग होगी, ऑरिफिस इतने डिफाइन होंगे कि सिर्फ वो वाटर की एंट्री अलाउ करेंगे और उसके बाद जो है वो ड्रग सॉल्युबल होगी उस सिस्टम के अंदर, उस मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग या रिजर्वायर सिस्टम के अंदर, और उसी मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिजॉल्व ड्रग है, नॉट अ सिंगल अनडिजॉल्व कंपोनेंट कैन बी मूव आउट ऑफ द सिस्टम। तो सिर्फ डिजॉल्व सब्सटेंस ही, कंप्लीटली सॉल्युबल सोल्यूशन ही उससे बाहर जाएगा। अच्छा, इस मेम्ब्रेन के साथ साथ हमें इस मेम्ब्रेन में कुछ और एक्सिपिएंट भी इंक्लूड करने होंगे। कभी कभी क्या होता है कि वो जो हमारा मेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसके साथ साथ हम प्लास्टिसाइजर्स को भी उसके साथ इंक्लूड करते हैं उसकी इंटेग्रिटी को बढ़ाने के लिए। तो वो जो ड्रग है वो एट अ टाइम उस कंपोनेंट के साथ भी कंपैटिबल होनी चाहिए, यानी कि उस मैट्रिक्स उस मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम के साथ भी, एज वेल एज प्लास्टिसाइजर के साथ भी कंपोनेंट होनी चाहिए। जैसे कि हाइड्रोफिलिक सिस्टम वाटर से इंटरेक्शन के बाद स्वेल हो रहा था, ये सिस्टम स्वेल नहीं होगा। हाइड्रेशन के बाद ये क्या होगा, ये सिंपल अलाउ करेगा और ना ही ये इरोड होगा, ये सिर्फ वाटर की एंट्री अलाउ करेगा और फिर अलाउ करेगा कि सिस्टम से बाहर वो डिजॉल्व कंपोनेंट, डिजॉल्व सोल्यूशन, जो सॉल्युबल सोल्यूशन था वो ड्रग सोल्यूशन चला जाए बाहर उस सिस्टम की। तो ये सिस्टम ना तो स्वेल होगा अपॉन हाइड्रेशन, ना ही ये इरोड होगा। जो ड्रग रिजर्वायर है, ये ड्रग रिजर्वायर क्या होंगे, ड्रग जो है वो ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी होगी, या तो वो मल्टी पार्टिकुलेट पैलेट्स होंगे जिनके ऊपर ये सब मेम्ब्रेन की कोटिंग करेंगे। द ड्रग शुड नॉट बी डिफ्यूज्ड इन द सॉलिड स्टेट। उस मेम्ब्रेन की ये परमिबिलिटी या इनपरमिबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी हद तक अलाउ ना करे, कंप्लीटली इनपरमेबल हो एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ। नॉट डिफ्यूज मीन्स वो जो ड्रग है वो सॉलिड फॉर्म में किसी भी सॉलिड स्टेट में डिफ्यूज आउट ना हो। तो इतना कन्फाइन आप उसका कंट्रोल उसकी मेम्ब्रेन ऑरिफिस होगी। अच्छा, लोडिंग ऑफ द ड्रग, यानी कि जो उसकी ड्रग की लोडिंग होगी, यानी कि इनिशियल लोडिंग होगी, तो वो इतनी होनी चाहिए कि वो ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोड्यूस कर सके। डिसोल्यूशन मीडियम डिजायर्ड है, और आपके जो डिसोल्यूशन मीडियम है वो क्या होगा, वो डिसोल्यूशन मीडियम आपका एक्वस मीडियम होगा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्लूइड होंगे। तो जीआई फ्लूइड आपके एज एन मीडियम काउंट करे जाएंगे। अच्छा, एक्वस मीडियम डिफ्यूज होगा सिस्टम के अंदर और कंटिन्यूस फेस आपके सिस्टम का होगा, और वही डिफ्यूज आउट करेगा, आपकी ड्रग को डिसॉल्व करेगा, एंड देन डिसॉल्व ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट होती चली जाएगी, रिलीज होती चली जाएगी। मेन डिफरेंस क्या है मैट्रिक्स सिस्टम का, जो प्रीवियसली आपने डिस्कस किया था, जो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था और इस मेम्ब्रेन सिस्टम का मेन एसेंशियल डिफरेंस ये है कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें ड्रग आपका एक पॉलीमर के अंदर होता है, यानी कि जो आपका सिस्टम है, आपका जो ड्रग है वो एक पॉलीमर के अंदर होती है। एक पॉलीमर ऊपर होगा, मेम्ब्रेन पॉलीमर होगा सरफेस पे, और ड्रग उसके अंदर होगी। लेकिन जो मैट्रिक्स सिस्टम है उसमें जो पॉलीमर है वो थ्रू आउट द होल सिस्टम मौजूद होगा। सिर्फ लेयर पे, सुपरफिशियल लेयर पे, जिसे मेम्ब्रेन होती है आपको नजर आ रही है, तो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर पर है। लेकिन जो आपके मैट्रिक्स सिस्टम होंगे उनमें जो कंपोनेंट है, जो पॉलीमर है, वो थ्रू आउट द होल सिस्टम मौजूद होंगे और उस मैट्रिक्स के अंदर ही ड्रग इनकॉर्पोरेट होगी। यहाँ पे ड्रग अलहदा होगी, और यानी कि जो टैबलेट है या मल्टी पार्टिकुलेट्स पैलेट्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, वो अलहदा होंगे और उसके ऊपर फिर हम इस मेम्ब्रेन की कोटिंग करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस ये है, थ्रू आउट द सिस्टम आपके मैट्रिक्स सिस्टम मौजूद होता है और सिर्फ लेयर पे आपके ये पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। दोनों केसेस में क्या जरूरी है, उस पॉलीमर की हाइड्रेशन जरूरी है, पॉलीमर की हाइड्रेशन जरूरी है, वाटर की डिफ्यूजन जरूरी है। एक सिस्टम आपका जैसे कि हाइड्रोफिलिक सिस्टम था वो स्वेल हो रहा था, यहाँ पे कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई इरोजन नहीं है, सिर्फ वाटर की एंट्री है और ड्रग की रिलीज है आउट ऑफ द सिस्टम। उसमें इसमें भी दो डिफ्यूजन प्रोसेस हैं, एक वाटर इन फॉलोड बाय ड्रग आउट। तो जो ये
मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है कोर कंपोनेंट, एक है कोटिंग कंपोनेंट। कोर कंपोनेंट का होगा क्या होगा, जो आपकी एक्चुअल टैबलेट होगी, चाहे वो सिंगल सिस्टम हो या मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम हो। कोर कंपोनेंट जिसपे आप कोटिंग करेंगे, तो कोर कंपोनेंट में आपकी एक्टिव ड्रग होगी, फिलर होगा या सॉलिबलाइजर्स होंगे, उसके अलावा ग्लाइडेंट्स या लुब्रिकेंट होंगे। जो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है आपके कोटिंग सोल्यूशन की, यानी कि जो कोटिंग फॉर्मुलेशन की, उसमें क्या होगा, तो मेम्ब्रेन पॉलीमर्स होंगे, उसके साथ साथ उन पॉलीमर्स की इंटेग्रिटी या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स होंगे, मेम्ब्रेन मॉडिफायर्स होंगे जो उसकी मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी या इम्परमिबिलिटी को मेंटेन कर रहे होंगे, उसके अलावा कलरिंग एजेंट या ओपेसिफायर आप यूज कर सकते हैं एडिशनली इन कोटिंग। तो ये दो बेसिक्स कंपोनेंट होंगे, एक तो कोर होगा, एक्टिव ड्रग जहां मौजूद होगी, और आपका ये कोटिंग प्रिपरेशन बनेगी जिसमें मेम्ब्रेन पॉलीमर्स जो मेम्ब्रेन बना रहे हैं वो होंगे, उसके साथ साथ आपके प्लास्टिसाइजर्स होंगे, और आपके अगर ओपेसिफायर आप ऐड करना चाहें या कलरिंग एजेंट यूज करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो बेसिक ये कंपोनेंट्स आपके मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम में मौजूद हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये सिस्टम जो है वो कोर सिस्टम क्या होगा, या तो ये कोर सिस्टम सिंगल यूनिट सिस्टम होगा या फिर ये मल्टीपल यूनिट सिस्टम होगा। अगर सिंगल यूनिट सिस्टम होगा तो यूजुअली ये टैबलेट होगी, तो पहले आप टैबलेट फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद फिर जो कन्वेंशनल, ये बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे कन्वेंशनल टैबलेट्स होती हैं, और फिर इस पे हम मॉडिफाइड सिस्टम की कोटिंग करेंगे, इस मेम्ब्रेन सिस्टम की कोटिंग करेंगे या रिजर्वायर सिस्टम की कोटिंग करेंगे। ये जो है आसानी से डिसइंटीग्रेट नहीं होंगी, आसानी से डिसॉल्व नहीं होंगी, जैसे ही अलाउ करेंगी वाटर की पेनिट्रेशन इन टैबलेट्स में होगी थ्रू द मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर की पेनिट्रेशन होगी और फिर ये डिसॉल्व होंगी और फिर ये डिफ्यूज होंगी सिस्टम से बाहर। अच्छा, कोर फॉर्मेशन अगर सिंगल यूनिट सिस्टम की होगी तो जनरली जो वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल्स हैं यूजुअली वो ब्रिटल होते हैं, आसानी से फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, तो वो सूटेबल नहीं होंगे। उसके साथ साथ हम जैसे कि अगर कोई अच्छा वाटर सॉल्युबल नहीं है तो उसके साथ साथ हम सूटेबल फिलर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लैक्टोस यूज़ करते हैं, एमसीसी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज यूज़ करते हैं, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, पॉलीओल्स यूज़ करते हैं थोड़ी उसकी इनसॉल्युबिलिटी को ओवरकम करने के लिए। अच्छा, चॉइस ऑफ सॉल्युबल फिल्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसका ऑस्मोटिक इफेक्ट को मिनिमाइज ना करे, उसकी रेजोल्यूशन को मजीद कम या उसको एडजस्ट करे, मतलब इन द पॉजिटिव सेंस उसको बढ़ाए, लेकिन उसका ऑस्मोटिक जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज ना करें, और उसके अलावा जो इसकी स्पेसिफिसिटी है या जो क्वालिटी है आपकी, जो नेचर है आपकी ड्रग कंपोनेंट की, उसको मुतासिर ना करें। तो जो चॉइस ऑफ फिलर है या सॉरी जो चॉइस ऑफ सॉलिबलाइजर्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनमें आप जैसे कि कोई बफर ऐड कर रहे हैं या सर्फेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, पॉलीओल्स यूज़ कर रहे हैं, पीईजी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम के साथ कौन सा कंपैटिबल है ये चूज़ करना ज़रूरी है। अच्छा, यूजुअली ये टैबलेट्स ही होती हैं और इनमें एक अच्छा लुब्रिकेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, तो सुटेबल लुब्रिकेंट्स का एडिशन करते हैं, अमूमन हम माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज या स्टेरिक एसिड या हम टैल्क का एडिशन करते हैं, तो उनमें जो लुब्रिकेटिंग इफेक्ट है वो इसके थ्रू अच्छा डेवलप हो जाता है। और अगर सिस्टम आपका मल्टीपल यूनिट सिस्टम है तो उसमें जो है वो जो यूनिट्स होंगे उनकी तादाद ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ होगी, या तो वो पैलेट्स होंगे, अमूमन 1 mm डायमीटर होगा जिनका, तो ये पैलेट्स या ये ग्रेन्यूल्स या तो किसी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में या शेल में इंक्लूड किए जाएंगे, और बहुत कम ऐसा होता है कि इनको कंप्रेस करके इनकी टैबलेट बनाई जाए, अमूमन ये किसी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में ही, कैप्सूल शेल में ही फिल किए जाते हैं। अच्छा, ये इनको बनाने का, मल्टीपल सिस्टम को बनाने की अमूमन दो अप्रोचेस हैं, या तो स्फेयर्स या नॉन पेरियल्स जो मैंने आपको बताए थे, या तो शुगर बेस्ड स्फेयर्स होंगे, उनको फिर फर्स्ट कोट किया जाएगा ड्रग से एंड देन कोट किया जाएगा आपके रिलीज कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन से। अच्छा, सेकंड पॉसिबिलिटी ये होगी कि आप जो है वो स्मॉल स्फीरॉइड्स बनाएंगे ड्यूरिंग स्फेराइजेशन प्रोसेस, और उसके बाद फिर उनको हाई लोड जो है ड्रग लोडिंग की जाएगी, और उनकी पैन में हाई लोडिंग करने के बाद आप उनकी कोटिंग करेंगे।
अमूमन हम ये देखते हैं कि अगर हम मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम इंक्लूड करते हैं तो उसमें मेम्ब्रेन का जो पार्ट है, यानी कि जो मेम्ब्रेन का रोल है वो रिलीज कंट्रोलिंग होता है, और जो रेट है एक्चुअली उस मेम्ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। सबसे क्रिटिकल पार्ट जिस फॉर्मुलेशन का है वो मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसके थ्रू रिलीज कंट्रोल होती है आपकी ड्रग की। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पॉलीमर की, जो रेट को कंट्रोल कर रहा है, जो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर रहा है, वो पॉलीमर लॉन्ग पीरियड तक आपके सिस्टम से इंटैक्ट होना चाहिए और उसकी कंसिस्टेंट रिलीज होनी चाहिए। उसमें कोई भी स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, वो नॉन एरोडेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें कहीं भी इंटेग्रिटी उसकी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। जो टिपिकली वो पॉलीमर्स जो यूज़ किए जाते हैं सिस्टम में वो है इथाइल सेल्यूलोज, एक्राइलिक कोपॉलीमर्स जैसे कि आपके शैलेक और जीन, ये भी यूज़ किए जाते हैं। अमूमन ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं, ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं हम इथाइल सेल्यूलोज को या एक्राइलिक पॉलीमर्स को ही यूज़ करें। अच्छा, जो रिलीज कंट्रोलिंग पॉलीमर है उनमें ये जो सिस्टम है ये फिल्म कोटिंग के तहत दिया जाता है, यानी कि जो मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम के थ्रू जो आप लेयर डिपॉजिट करते हैं वो फिल्म कोटिंग प्रोसेस के थ्रू डिपॉजिट कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो प्लास्टिसाइजर्स हैं उनकी भी कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है, उसकी चॉइस ज़रूरी है कि प्लास्टिसाइजर्स आप अपने पॉलीमर्स की इंटेग्रिटी देखते हुए और उनकी कंपैटिबिलिटी देखते हुए आप वाइडली चूज़ करें। अमूमन जो सूटेबल प्लास्टिसाइजर हैं इथाइल सेलुलोज फिल्म के लिए, अगर आप इथाइल सेलुलोज को चूज़ कर रहे हैं उसके साथ कंपैटिबल प्लास्टिसाइजर डाईब्यूटाइल थैलेट होते हैं, डाई इथाइल थैलेट होते हैं, उसके अलावा सिट्रिक एसिड ईस्टर्स होते हैं। दीज आर वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल्स, तो वो आपके इथाइल सेलुलोज जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, मींस वो आपके सिस्टम से बाहर नहीं आएंगे। इथाइल सेलुलोज भी इंटेग्रेट एक कंटिन्यूस फिल्म बनाएगा और वो कंप्लीटली वाटर इनसॉल्युबल है, तो आपको पॉलीमर्स भी ऐसे, सॉरी, प्लास्टिसाइजर्स भी ऐसे चूज करने चाहिए जो वाटर इनसॉल्युबल होंगे, आपके सिस्टम से बाहर नहीं आएंगे, वाटर इनको डिसॉल्व नहीं कर सकेगा। वाटर सॉल्युबल प्लास्टिसाइजर्स एक इशू क्रिएट करेंगे, वो इंक्रीज कर सकते हैं परमिएबिलिटी आपकी मेम्ब्रेन की, और उसके साथ साथ वो आपके ड्रग्स के साथ ही वो प्लास्टिसाइजर्स आपके सिस्टम से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपका जो ड्रग है वो भी वाटर उसको डिसॉल्व कर रहा होगा, साथ में आपके प्लास्टिसाइजर अगर वाटर सॉल्युबल है वो भी डिसॉल्व होकर आपके सिस्टम से बाहर आ जाएंगे। अमूमन इनका जो ड्राई वेट होगा प्लास्टिसाइजर्स का वो 10 से लेकर 25% होता है। अमूमन वो पॉलीमर्स के साथ इन्हीं वेट में इसी रेंज में मौजूद होते हैं। आप पॉसिबल स्मॉलेस्ट अमाउंट चूज करें प्लास्टिसाइजर्स की तो ही बेहतर होगा, क्योंकि वो आपकी फिल्म को बहुत ज़्यादा इलास्टिक बना सकते हैं, उसके अलावा बहुत सॉफ्ट कर सकते हैं या परमिएबल कर सकते हैं, और इंक्रीज कर सकते हैं आपके जो आपकी सिस्टम है उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप रिलीज कैरेक्टर को मॉडिफाई करने के लिए रिलीज मॉडिफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम जो है वो आपकी जो ड्रग है वो अच्छी सॉल्युबलाइज नहीं हो रही, तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल्स या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स या दूसरे वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स, ग्लिसरॉल का भी आप कभी एडिशन करते हैं। अच्छा, जो मेन एडवांटेज है इस मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम का वो ये है कि ये मेम्ब्रेन यूनिट सिस्टम अगर जीआई ट्रैक में आपके जाता है तो ये लार्ज यूनिट सिस्टम को बेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट करें वो सिंगल यूनिट सिस्टम है तो उसमें एक लार्ज क्वांटिटी आप इंक्लूड कर सकते हैं जो स्लो एंड सस्टेन आपके सिस्टम से उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होती चली जाएगी। अगर मल्टीपल यूनिट सिस्टम है उसमें ये प्रॉब्लम कम होती है कि एक्सीडेंटली ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग बाहर आ जाए। एडवांटेज मेम्ब्रेन सिस्टम अगर आप ये चूज कर रहे हैं और उसमें मल्टी पार्टिकुलर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें एक एडवांटेज ये आ जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है। छोटे छोटे स्फेयर्स या ग्रेन्यूल्स या पैलेट्स मौजूद होते हैं, तो उनमें ड्रग ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। 0.5 मिलीग्राम, 0.25 मिलीग्राम, छोटी छोटी अमाउंट अगर फर्ज करें, अब हर कॉम्पोनेंट में, हर यूनिट में आपकी मेम्ब्रेन कोट है। सिंगल यूनिट में क्या होता है, अगर मेम्ब्रेन कहीं से इरोड हो जाती है, टूट जाती है, मेम्ब्रेन कहीं से इसमें इंटेग्रिटी खो देती है या ज़्यादा डिफ्यूज हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा कि अच्छी अमाउंट, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली टोटल अमाउंट होती है आपके पर डे के हिसाब से या 2 डेज के हिसाब से, 18 आवर्स के हिसाब से, तो वो ज़्यादा अमाउंट रिलीज होने का एक्सीडेंटली खदशा होता है बनस्बत कि अगर छोटी अमाउंट में अगर 2-3
स्फेयर्स भी अगर जल्दी रिलीज हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा मेजर आपकी ड्रग एकदम से हाई पीक पे नहीं जाती, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होते अगर मल्टीपल यूनिट सिस्टम में से कुछ यूनिट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। उसके अलावा मल्टीपल यूनिट सिस्टम जो है वो रिलीज मैकेनिज्म को अच्छा ऑप्टिमाइज तौर पे इंडिविजुअल कंपोनेंट अच्छा फॉलो कर रहा होता है और हमें जो पॉसिबल टॉक्सिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होते। डिसएडवांटेज मेन कंट्रोल सिस्टम का ये है कि डोज डंपिंग हो जाती है, एक्सीडेंटली ज़्यादा अमाउंट हो जाती है अगर आपका सिंगल यूनिट सिस्टम स्पेशली अगर फेल हो जाता है तो। मल्टीपल यूनिट सिस्टम भी ये सिस्टम यानी कि मल्टीपल यूनिट सिस्टम से भी ड्रग रिलीज हो जाती है लेकिन वो एज एन सिस्टम फेलियर नहीं होती। मल्टीपल यूनिट सिस्टम में एक इशू ये आता है कि इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता है और जीआई ट्रैक में जाने के बाद उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो छोटे छोटे सिस्टम होते हैं तो वो फ्लूइड के साथ ही आपके जीआई ट्रैक को छोड़ते चले जाते हैं या पास उसमें से तेजी से होते चले जाते हैं। अच्छा, मेम्ब्रेन सिस्टम में जो कंट्रोल होता है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो फिल्म कोटिंग मेम्ब्रेन के थ्रू ये मेम्ब्रेन सिस्टम आपके टैबलेट पे या मल्टीपार्टिकल सिस्टम पे डिपॉजिट किया जाता है तो उसमें कंट्रोल रखना हर पैरामीटर्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो फिलिंग होती है मल्टी यूनिट स्फेरॉइड्स में या पैलेट्स में कैप्सूल के अंदर वो थोड़ा प्रॉब्लम या टाइम टेकिंग होता है और एक स्टैटिक चार्ज भी बिल्डअप हो जाता है, फिर उसको आपको ओवरकम करना पड़ता है। नेक्स्ट सिस्टम जो है वो है ऑस्मोटिक पंप सिस्टम। एक्चुअली द मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम ही है ऑस्मोटिक पंप सिस्टम, यानी कि जो ऑस्मोटिक पंप सिस्टम है ये भी एक दूसरी फॉर्म है मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम की, रिजर्वायर सिस्टम की। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ड्रग जो है वो इंक्लूड होती है एक टैबलेट कोर में जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ड्रग आपकी वाटर सॉल्युबल होगी और टैबलेट कोर एक मौजूद होगा जिसको आपको फिर ऑस्मोटिक पंप सिस्टम बनाना है। तो होगा क्या कि जो टैबलेट कोर होगी उसमें जो कंपोनेंट होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे और फिर वो जो ड्रग है वो सॉल्युबलाइज होगी या सस्पेंड होगी आपकी जो प्रेजेंस ऑफ वाटर में, यानी जैसे वाटर के से उसका इंटरेक्शन होगा ड्रग सॉल्युबलाइज हो जाएगी या सस्पेंड हो जाएगी। जो टैबलेट कोर है वो कोट किया जाएगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से और फिर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि ऑस्मोटिक पंप सिस्टम इसको क्यों कहा जाएगा, ये जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कोट किया जाएगा जो अलाउ करेगी ओनली द वाटर, यानी कि वो वाटर की एंट्री को सिर्फ अलाउ करेगी कोर के अंदर और फिर वो जो वाटर होगा वो ड्रग को डिसॉल्व करेगा। जैसे जैसे कोर ड्रग को जो आपका वाटर है वो आपके कोर को डिसॉल्व करता चला जाएगा। जैसे ही वो डिसोल्यूशन होगी उसके साथ साथ एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो बिल्डअप होगा ये फोर्स करेगा यानी कि पंप करेगा आपके ड्रग सोल्यूशन को या आपके ड्रग सस्पेंशन को कि वो उस सिस्टम से बाहर आ जाए। यहाँ जो सिस्टम से बाहर आएगी ड्रग वो आएगी थ्रू अ होल। ये होल जो है वो ड्रिल किया जाएगा आपके कोटिंग में, यानी कि ये जो सिस्टम है इसमें जो रेट होगा एट विच द वाटर इज एबल टू पास थ्रू, यानी कि जब वाटर है आपके सिस्टम के अंदर जा रहा है तो वो तो जाएगा किसके थ्रू, उस मेम्ब्रेन के थ्रू, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू और आपके ड्रग की डिसोल्यूशन होगी, ड्रग डिसॉल्व होगी या उसका सोल्यूशन या सस्पेंशन बनेगा और फिर जो ड्रग की आउट ऑफ द सिस्टम रिलीज होगी या आउट ऑफ द सिस्टम डिलीवरी होगी वो उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होगी, वो होगी उस होल के थ्रू जो ड्रिल किया जाएगा आपकी कोटिंग में। तो यहाँ मेजर डिफरेंस क्या है कि हमारा जो मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम था उसमें जो डिफ्यूजन प्रोसेस थे वो दो थे, वाटर की एंट्री और ड्रग की रिलीज उसी सेम मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन यहाँ मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ ये वाटर की एंट्री कर रही है लेकिन ये डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ड्रग भी बाहर नहीं जाने दे रही। तो इस मेम्ब्रेन की जो ऑरिफिसेस होंगे ये मजीद और कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे एज कंपेयर्ड विद रिजर्वायर सिस्टम। ये सिर्फ क्लियर सोल्यूशन, सिर्फ क्लियर वाटर की एंट्री करेंगे, सिर्फ वाटर एंटर होगा और क्या होगा, ड्रग की डिसोल्यूशन होगी। डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ड्रग की थोड़ी सी विस्कोसिटी ज़ाहिर है वो सोल्यूशन की बढ़ जाती है तो वो सोल्यूशन फॉर्म में भी उन ऑरिफिस के थ्रू
उस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर नहीं जा सकेगी, ओनली वाटर विल बी एंटर, और फिर उसके बाद कोई भी एक्सचेंज नहीं होगी, ड्रग डिजोल्व होगी, यानी कि आपका कोर डिजोल्व होगा, और कोर डिजोल्व होने के बाद एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इसको ऑस्मोटिक पंप इसलिए कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है और ये प्रेशर पंप करता है, यानी कि फोर्स करता है ड्रग सॉल्यूशन को या आपके ड्रग सस्पेंशन को कि वो उस होल के थ्रू, उस ड्रिल्ड होल के थ्रू जो आपने कोटिंग में किया है वहां से बाहर आ जाए। तो द रेट एट विच द ड्रग सॉल्यूशन या सस्पेंशन इज फोर्स्ड आउट ऑफ द सिस्टम, ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि किस रेट से वो सिस्टम के थ्रू बाहर आएगा। ये तो होल, इसकी ऑरिफिस जो आपने होल ड्रिल किया है, इसकी ओपनिंग या इसकी ऑरिफिस भी आप कन्फाइन कर सकते हैं, प्लस आप अपने सोल्यूशन के सस्पेंशन की विस्कोसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अपॉन इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी द रेट विल बी स्लो, एंड अगर उसकी विस्कोसिटी आप कम कर देते हैं तो उस होल के थ्रू तेजी से उसका, यानी कि वो उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा जिस रेट से वो सिस्टम से बाहर आ रही है। एसेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों के दरमियान, यानी कि मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम के दरमियान या ऑस्मोटिक सिस्टम के दरमियान? मेजर डिफरेंस ओनली वन है। कौन सा? कि इसमें जो है वो ऑस्मोटिक पंप में सिर्फ वन डिफ्यूजन प्रोसेस है कि वाटर एंटर हो रहा है सिर्फ, बस, और जो ड्रग की डिलीवरी हो रही है वो तो होल के थ्रू हो रही है। लेकिन क्लासिक जो मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम है इसमें दो प्रोसेसेस हैं, वाटर इन एंड ड्रग आउट। अब मैं आपको बताती हूँ इस ऑस्मोटिक पंप सिस्टम के मेजर कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से। इसमें भी वही मेजर कॉम्पोनेंट होंगे, एक तो होगा आपका कोर, दूसरा होगा आपका कोटिंग। कोर में आपकी एक्टिव ड्रग होगी, फिलर होंगे या सबस्ट्रेट होंगे, उसके अलावा विस्कोसिटी मॉडिफायर ऑप्शनल है, विस्कोसिटी इंप्रूव करनी है, ड्रग का रेट मजीद स्लो करना है तो आप यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सॉलिबलाइजर्स भी ऑप्शनल है, जो वीकली सॉलिबलाइज या वीकली सॉल्युबल ड्रग हैं उनके लिए आप, उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप सॉलिबलाइजर्स यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट भी लाजमी ऐड करने हैं। कोटिंग सोल्यूशन, यानी कि कोटिंग जब आप उसकी बनाएंगे तो कोटिंग में क्या कंपोनेंट्स होंगे, या तो मेम्ब्रेन पॉलीमर्स ऐड करेंगे आप, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐड करेंगे, प्लास्टिसाइजर ऐड करेंगे। मेम्ब्रेन मॉडिफायर इज ऑप्शनल अगर आप मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी बढ़ाना चाहते हैं। उसके अलावा कलरिंग एजेंट एंड ऑपिसिफायर इज ऑल्सो ऑप्शनल, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यूज करेंगे, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो है आपका सिस्टम, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, या सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन आपको इस बात की रखनी है कि डिफ्यूजन स्पीशीज सिर्फ आपकी वाटर है, जो स्पीशी है जो डिफ्यूजन कर रही है वो सिर्फ वाटर है, और कोई भी एजेंट इसमें इंक्लूड नहीं हो वाटर के साथ, तो क्या होगा कि आपकी ड्रग जो है वो डिजोल्व नहीं हो पाएगी, और वाटर की ही मौजूदगी में ड्रग सोलिबलाइज होगी और जनरेशन होगी ऑस्मोटिक प्रेशर की, और फिर जो होल है वो जब ऑस्मोटिक प्रेशर इतना बढ़ जाएगा और अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ने की वजह से फोर्स आउट होगी, ड्रग पंप होगी उस होल के थ्रू आउट ऑफ द सिस्टम, पंप आउट हो जाएगी। अच्छा, तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसमें दो डिफ्यूजन प्रोसेसेस हैं, ये मेजर डिफरेंस है कि उसी मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर की एंट्री हो रही है और उसी मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग्स की जो है वो जो डिजोल्व ड्रग है, डिजोल्व फॉर्म ऑफ वो ड्रग बाहर आ रही है। अच्छा, उसके अलावा आपके जो कंपोनेंट हैं रिजर्वायर सिस्टम के या मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम के, वो तकरीबन सेम है, चॉइस ऑफ पॉलीमर्स सेम है, उसके अलावा आपके जो विस्कोसिटी मॉडिफायर्स हैं वो सारे सेम है, सॉलिबलाइजर सेम है। एडवांटेज हम डिस्कस करते हैं, क्या एडवांटेज है इस ऑस्मोटिक पंप सिस्टम का? तो मेजर एडवांटेज ये है कि डिफ्यूजन स्पीशी इसमें सिर्फ वाटर है और सिर्फ एक डिफ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व है। उसके अलावा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप रेट की बाय चेंजिंग द विस्कोसिटी ओनली या चेंजिंग द ऑरिफिस साइज ओनली। रिलीज मैकेनिज्म जो है वो टोटली ड्रग इंडिपेंडेंट है, ड्रग की वजह से नहीं रिलीज हो रही है, सिर्फ वाटर की एंट्री और ऑरिफिस के साइज की वजह से, ये जो होल ड्रिल किया था उसकी वजह से जो है वो कन्फाइंड रिलीज हो रही है आपके ड्रग की आउट ऑफ द सिस्टम। और ये बहुत सारी ड्रग्स के लिए ये जो ऑस्मोटिक पंप सिस्टम होता है ये सूटेबल होता है, और कोटिंग टेक्नोलॉजी बहुत आसान होती है, फिल्म कोटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप ऑस्मोटिक पंप सिस्टम डेवलप करते हैं। उसके अलावा ये अच्छा जीरो ऑर्डर काइनेटिक रिलीज प्रोफाइल इनिशियल लैग फेज में ये दे देता है। उसके अलावा डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि जो होल आप ड्रिल करते हैं उसका साइज बहुत क्रिटिकली डिफाइन होना ज़रूरी है,
उसके साथ साथ आप लेज़र ड्रिलिंग के थ्रू ये कोट करते हैं, ये होल करते हैं, जो कि एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा इस होल की कोटिंग की इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द कोटिंग प्रोसेस इज नॉट वेल कंट्रोल्ड, तो उसमें क्या होगा, सिस्टम में आपके फिल्म डिफेक्ट्स आ जाएंगे और डोज डंपिंग होने का बहुत बड़ा चांस होता है। उसके अलावा जो फिल्म ड्रॉपलेट्स होंगे आपके, और जो पार्टिकल्स होंगे, इनमें इनमें कोलेसेंस हो सकती है आपकी फिल्म के अंदर, तो ये चांसेस होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं उसके लिए, और वो जो है आपके सिस्टम के अंदर रिटेंट रहने की एबिलिटी रखते हैं। उनमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी गैस्ट्रो रिटेंटिव सिस्टम। गैस्ट्रो रिटेंटिव सिस्टम से नाम से जाहिर है कि वो आपके स्टमक में देर तक मौजूद रहने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मेजर एडवांटेज ये है इस गैस्ट्रो रिटेंटिव सिस्टम का कि इसमें जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशल साइट के लिए या एरिया के लिए, उनमें लोकल ड्रग अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है और लोकल एक्शन अच्छा डेवलप होता है। उसके अलावा बायो अवेलेबिलिटी इन्हांस होती है बहुत सारी ड्रग्स की, कि अगर वो किसी स्पेशल साइट पे रिलीज़ की जाएँ, रिलीज़ करवाई जाएँ, और उनकी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिनकी दूसरे एरियाज़ में आपके जीआई ट्रैक के अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो फिर उनकी जो रिस्ट्रिक्टेड एब्जॉर्प्शन होती है या एब्जॉर्प्शन विंडो होती है कुछ ड्रग्स की, उनके लिए भी आइडियली ये सिचुएशन बेहतर रहती है कि आप उनको किसी ख़ास ऑर्गन में, कि जहाँ उनकी अच्छी एब्जॉर्प्शन है या जिनकी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी है या जिनका एक्शन जिस एरिया में रिक्वायर्ड है, वहाँ उनको देर तक मौजूद रखा जा सके। तो कुछ मेथड्स हैं जिनके तहत आप अपने गैस्ट्रो रिटेंटिव सिस्टम को डेवलप करते हैं, कि वो सिस्टम कि जिसकी अच्छी रिटेंशन होती है आपके गैस्ट्रिक एरिया में, यानी कि स्टमक में। तो पहला मेथड तो ये है कि आप क्या करेंगे, ऐसे एजेंट को ऐड करेंगे अपने सिस्टम में कि जो पैसेज को डिले करेंगे। तो पैसेज डिलेइंग एजेंट का एडिशन करेंगे, जैसे कि फूड मटेरियल अगर ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ फैटी फूड मटेरियल यूज़ किया है, यानी कि आपने फैट रिच फूड यूज़ करा है, तो वो आपके जो पैसेज को है आपके स्टमक में, आपकी जो ड्रग है, अगर उसके साथ आपने फैटी फूड्स लिए हैं या हाई न्यूट्रिशंस फूड लिए हैं जिनमें फैटी कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा है या लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, तो उनमें जो है वो देर तक वो आपकी ड्रग के साथ, कि वो खुद भी 10 घंटे तक 8 घंटे तक स्टमक में रहेंगे, तो आपकी ड्रग भी इतनी टाइम तक आपके स्टमक में मौजूद रहेगी। उसके अलावा हाई डेंसिटी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो आपकी सिस्टम की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, और डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वो डेंस मटेरियल आपके स्टमक में मौजूद रहेगा देर तक, जिसकी डेंसिटी अमूमन 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होगी। अमूमन उनका प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम होता है, और वो मटेरियल जैसे कि बेरियम सल्फेट अगर आपने यूज़ करा है, आयरन फ्लेक्स यूज़ करें, तो वो मटेरियल आपकी डेंसिटी बढ़ा देते हैं और वो स्टमक में एक जगह ठहर जाती है आपकी ड्रग। उसके अलावा आप उसके साइज में, शेप में मॉडिफिकेशन करेंगे अपने टैबलेट्स के, कैप्सूल्स के, और अनफोल्डिंग पॉलीमर शीट्स यूज़ करेंगे, स्वेलिंग हाइड्रोजेल बलून्स यूज़ करेंगे। उसके अलावा पॉलीमर यूनिट्स जो बहुत लार्ज कर देते हैं आपके ड्रग को आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपका जो पायलोरिक स्फिंक्टर है वहाँ से वो ड्रग पास नहीं हो पाती। यानी कि ऐसे आप पॉलीमर्स यूज़ करें, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर या हाइड्रोजेल बलून स्वेलेबल पॉलीमर्स, तो वो एक हाइड्रोजेल बलून बना देते हैं। यानी कि आपने एडमिनिस्टर की थी एक छोटी सी टैबलेट, लेकिन उसने क्या किया, वाटर से इंटरेक्शन के बाद आपके जैसे ही वो स्टमक में आई, वाटर से उसका इंटरेक्शन हुआ और उसने स्वेल हो गई, उसने अपना साइज इनलार्ज कर लिया। अमूमन ये 5 टाइम मोर लार्ज हो जाती है और एक हॉलो बलून की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब वो हॉलो बलून का डायमीटर इतना बड़ा होता है लाजमी कि वो आपके पायलोरिक स्फिंक्टर से
आगे पास नहीं हो सकता। तो पायलोरिक स्पिंचर की जितनी ओपनिंग है उससे लाजमी तौर पे कई गुना लार्ज वो हाइड्रोजेल बलून बन जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हाइड्रोजेल बलून जितनी तेजी से वो डेवलप होते हैं उतनी स्लोली फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से श्रिंक होते चले जाते हैं, और 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे तक आपके स्टमक में मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि पायलोरिक स्पिंचर जो पायलोरिक एंड होता है उसका डायमीटर छोटा होता है, अमूमन 10 mm तक होता है। तो लाजमी आपकी जो ड्रग है उसको हाइड्रोजन या हॉलो जेल बलून बनने के बाद 11 AM से सॉरी 11 पी जो आपके mm है डायमीटर, उससे लाजमी तौर पे बड़ा होना चाहिए वो बलून। लेकिन फिर क्या होता है, वो बलून आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता रहता है, अपनी इलास्टिसिटी खो देता है, ड्रग की रिलीज होती रहती है, और एट लास्ट उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, और तब कम होता है जब उसमें ड्रग ना होने के बराबर होती है, और फिर वो स्टमक से वो रिलीज हो जाता है। उसके अलावा आप बायो एडेसिव सिस्टम भी यूज करते हैं, बायो एडेशन इनमें होती है, ऐसे आप कंपोनेंट्स यूज करेंगे जो आपके जीआई म्यूकोजा के साथ, खासतौर पे स्टमक म्यूकोजा के साथ जाके अडेयर हो जाएंगे उनकी सरफेसिस के साथ, और फिर ये सिस्टम जो है वो देर तक आपके स्टमक में एडिशन बरकरार रखते हैं और वहीं पे रिलीज करते हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये आती है कि जीआई ट्रैक में कुछ लोकल इरिटेशन महसूस होती है, क्योंकि एक खास साइट में वो अडेयर हो जाते हैं, फिर वहां पे लोकलाइज एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हाई लोकल कंसंट्रेशन उस ड्रग की रिलीज होती है उस खास एरिया में, और फिर जो है वो म्यूकोजल डैमेज, इनिशियली इरिटेशन होती है और फिर म्यूकोजल डैमेज हो जाता है। उसके अलावा आप फ्लोटिंग डोजेज फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, अपने सिस्टम को फ्लोटिंग बना सकते हैं। फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है, जो फ्लोट होगा आपके स्टमक में, आपके स्टमक कंटेंट के साथ फ्लोट होता रहेगा और गैस्ट्रिक एम्पटिंग से बचता चला जाएगा। तो अमूमन ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो आपके स्टमक में ये मैकेनिज्म डेवलप करने के बाद आपकी ड्रग जो है वो स्टमक में देर तक रिटेन हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोलोनिक डिलीवरी सिस्टम, कि जैसे हम स्टमक में देर तक रिटेन कर सकते हैं, ऐसे हम कोलोन में भी देर तक रिटेन कर सकते हैं अपना ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या अपनी टैबलेट्स या अपनी कैप्सूल्स। अच्छा, ये जो कोलोनिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये यूजुअली यूज़ किया जाता है अगर आपको लोकल डिलीवरी करनी है अपने ड्रग्स की उस कोलोनिक एरिया में, जैसे कि आप किसी कोलोनिक इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या किसी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डायरिया की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा सिस्टमिक डिलीवरी चाह रहे हैं आप कोलोनिक एरिया में उस ड्रग की, तो फिर आप डिज़ाइन करेंगे कोलोनिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है। पहली स्पेसिफिकेशन तो ये है कि पीएच जो है कोलोन की उससे वो ड्रग डिलीवरी मीट करे, तो पीएच सेंसिटिव पॉलीमर्स यूज किए जाएंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसे पॉलीमर्स की जिनकी पीएच जो है वो 5.5 से लेके 7 के दरमियान होती है, वो यूज़ किए जाएंगे। उसके अलावा ये जो इनका रिलीज पैटर्न है वो उस खास पीएच पे होगा उन ड्रग्स का, कि जो 5.5 से अबव पीएच पे अपना कंटेंट रिलीज कर देती है। उसके अलावा इन स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रांसिट टाइम देखना होगा, ये डिपेंड करेगा कि इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्रांसिट टाइम से मीट करे आपकी एक्चुअल ड्रग की रिलीज, और टाइमली वो रिलीज होती चली जाए। अच्छा, कोलोनिक बैक्टीरिया है वो आपके कोड को डिस्ट्रॉय ना करे, आपका पॉलीमर जो है वो सेंसिटिव ना हो उस बैक्टीरिया की मौजूदगी में, ये बहुत ज़रूरी है कंसीडर करना। उसके अलावा पॉलीमर की डिग्रेडेशन ना हो और रिलीज प्रोफाइल डिस्टर्ब ना हो उस कोलोनिक बैक्टीरिया की वजह से, इनकी इकोलाई की वजह से। और जो पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं अमूमन ये वो यूज़ किए जाते हैं जैसे ग्लासी अमाइलेज है, सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज के साथ वो यूज़ किया जाता है, पैक्टिन यूज़ किया जाता है, थिक कंप्रेशन कोड के तहत उसको यूज़ किया जाएगा पैक्टिन को। उसके अलावा क्रॉस लिंक्ड किया जाएगा पैक्टिन को कैल्शियम के साथ। उसके अलावा इसकी कुछ चेंजेस की जाएगी, इथाइल सेलुलोज को मिक्स किया जाएगा, एमिडेशन होगी इथाइल सेलुलोज की। उसके अलावा मिथॉक्सिलाइजेशन होगी, लेकिन आप यूजुअली पैक्टिन को और ग्लासिया माइलेज को इथाइल सेलुलोज के साथ यूज़ करते हैं टू मेक कोलोनिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम।